done. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। हाजीपुर शहर के गांधी चौक स्थित सब्जी मंडी की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए जरा, यहां मंडी में लोगों की भीड़ लगी है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग और क्या मास्क लगाने का नियम? लगता है यहां के लोग हर नियम से अलग हैं। हालत यह है कि कई लोग सड़कों पर बिना मास्क के ही चल रहे हैं। तस्वीरों को देखकर प्रशासन की व्यवस्था का भी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पटना एम्स से। पटना एम्स के कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस की एंट्री। एक मरीज में लक्षण मिलने की खबर है। पटना एम्स में भी अब कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने की खबर आ रही है। एम्स के कोविड नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी है। और ये ब्लैक फंगस दरअसल डायबिटीज से ग्रसित मरीजों में, जो कोरोना मरीज होते हैं, उनमें ऐसे लक्षण आते हैं। और ये एक नई चुनौती है जो अब पटना एम्स में भी सामने आया है। कई मामले अलग अलग जगहों से सामने आ रहे थे, लेकिन बिहार में ऐसे मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन पटना एम्स में भी अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। कोविड से ग्रसित जो मरीज हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण भी सामने आने लगे हैं। अमरजीत शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, डॉक्टर क्या बता रहे हैं और ये ब्लैक फंगस क्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से मामले आ रहे हैं उस तरह से जो बता रहे हैं पटना एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं, ये काफी खतरनाक है। और ये कोरोना मरीज, वैसे जो कोरोना मरीज हैं उनको जो कोरोना के इलाज के दौरान जो दवाएं दी जाती है उसकी वजह से होता है ये ब्लैक फंगस। और इसमें जो है उनको प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने के जो नली होती है, नाक का जो नली होता है, उसमें फंगस होता है और काले काले जो है मांस निकल आते हैं, जिससे जो है मरीज को और परेशानी में डाल देता है और ऑपरेशन करके ही उसका इलाज किया जाता है। जिस तरह से हमारी बात हुई पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव से, तो उन्होंने बताया कि ये फंगस जो है खास करके जो कोविड के मरीज होते हैं और उन्हें डायबिटीज रहता है, उस दौरान जब इलाज चलता है, कुछ जो डिजीज दी जाती है, उसी से जो है रिएक्ट करके जो है ये बनता है और उससे परेशानी और बढ़ जाती है। तो पटना एम्स में एक मरीज ऐसा मिला है जिसमें जो है ये परेशानी देखी गई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया है कि ये काफी खतरनाक हो जाता है और इसका इलाज हम लोग जो है जब करते हैं तो काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। और ये जो है एक्सपर्ट के निगरानी में रखा जाता है। एक जो है रेटार्ड करके जो है एक डोज दिया जाता है, उसी की वजह से जो है हाई डोज उसके लेने की वजह से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें जो है ये फंगस आ जाता है, ब्लैक फंगस। और ये पटना एम्स के अभी एक मरीज में देखा गया है और लगातार जो है इस तरह की शिकायत भी आ रही है एक मरीज, और इस शिकायत को लेकर के नई चुनौती अमरजीत और डॉक्टरों के सामने एक नई चुनौती है। कैसे अब इससे निपटा जाए? कोरोना वायरस तो है ही, अब कोविड से लड़ते लड़ते, कोविड से जूझते हुए ब्लैक फंगस के लक्षण भी सामने आने लगे हैं और ये एक नई चुनौती। खबर नालंदा से। नालंदा के सिलाव प्रखंड के नीरपुर गांव के लोग जानकारी नहीं होने के कारण अब तक टीका नहीं ले सके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। साथ ही कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, इस वजह से वो टीका नहीं ले पाए हैं। अचरज की बात यह है कि इनमें कई युवा भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके इलाके में प्रचार प्रसार होने के बाद भी उन्हें सही जानकारी मिल पाएगी। ग्रामीणों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। ये बताइए कि ये आप लोग कोरोना का टीका लिए हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं लिए हैं।
तो 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका पड़ना शुरू हो गया था 9 तारीख से। तो आप लोग का भी जानकारी है? जी ना, हम लोग को तो जानकारी है, लेकिन ऑनलाइन कहाँ करें, जानकारी नहीं है। यहाँ बजदा केंद्र भी है तो उनको कोरोना पॉजिटिव थे तो वो बंद किए हैं। ये बताइए, आप लोग कोरोना का टीका अभी तक लिए हैं कि नहीं? युवा वर्ग अभी तो नहीं लिए हैं। हाँ। तो क्या परेशानी क्या हो रही है ऑनलाइन? परेशानी ये हो रही है कि सर कि ऑनलाइन करवाने में समस्या थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और क्या ऑनलाइन कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है गांव में भी। तो इस सभा में आप लोग कोरोना का टीका नहीं ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं सर। यहाँ पर और कुछ है, उनसे भी जानते हैं। ये बताओ, अभी तक कोरोना का टीका लिया है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं लिए हैं, पर ऑनलाइन अभी हम लोग को जानकारी नहीं है कि कहाँ हो रहा है कैसे होता है, हम लोग को पता नहीं है, इसके कारण हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसके लिए प्रचार प्रसार अभियान का जरूरत है गाँव में अभी तक? हाँ, ज़रूरत तो है, जाने का प्रचार करेगा तो यहाँ हो रहा है वहाँ जहाँ भी हो रहा है उस जगह को जाने का नाम तभी ना करवा सकता है लोग। कोई जागरूकता है ये नहीं है किसी तरह का, गांव में किसी तरह का कोई योजना नहीं चला रहा है सरकार की जा करके जानकारी देगा, हर गांव को प्रेरित करें कि भाई टीका लीजिए, इससे ऐसे होता है ऐसा, तो प्रेरणा दीजिएगा ना। यहाँ गांव में बहुत सारे अनपढ़ ही लोग मिलते हैं, तो प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में भी लोग नहीं लेते हैं। कोरोना को लेकर सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और दूसरे डोज लेने की प्रक्रिया नहीं मालूम है। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा है। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड के अवसान गांव से देखिए संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। हम भगवानपुर के पहाड़िया पंचायत के अवसान गांव में हैं, जहां आप देख लीजिए कि ग्रामीण लोग हैं, और ग्रामीण लोग से जानेंगे कि जो कोरोना का वैक्सीन का लेने का प्रक्रिया है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं लोग। हम इन्हीं लोग से जानते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया करते हैं। जी, आपका ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जितना भी आपके घर में कैंडिडेट है, 6 लोग कम से कम 6। इसके विषय में हम लोग को अभी ज़्यादा डिटेल नहीं है, और ना तो कोई आया है यहाँ जो है कि इसके लिए कराने के लिए। और अभी शुरुआती दौर में जो है कि अभी ग्रामीणों को नहीं कराया जा रहा ना। आप अभी ले ले बनी कि ना? ना, कुछ नहीं ले ले। हाँ रहने तो हम तबियत खराब रहा, हम नहीं ले। कोई बतावला ना कि कैसे लेवे के बाद माने रजिस्ट्रेशन करे के बाद वैक्सीन लेवे खातिर ना। दोबारा सुई नहीं लगा, अब आई भी नहीं किया तो लग भी नहीं सका। कोरोना टीकाकरण को लेकर पटना के केंद्रों पर स्थिति सामान्य होने लगी है। अब वैसे लोग ही केंद्र पर पहुंच रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिला प्रशासन की पहल के बाद गर्दनीबाग अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र पर नोटिस भी लगा दिया गया है, जहां लोग अपना नाम क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद कतारबद्ध होकर वैक्सीन लेने में लगे हैं। गर्दनीबाग अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को लगातार कोरोना का टीका दिया जा रहा है। ऐसे में अब लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो अब केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि स्लॉट मिलने के बाद ही आप केंद्र तक पहुंचे। तो ये तस्वीर है पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की, जहां देखिए कि बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध हैं और वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर युवा हो। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है और लोग पूरी तरह से कतारबद्ध दिख रहे हैं। चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान का असर है कि लोग टीका लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड स्ट्रेन है कोरोना का, ये कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहा है और खतरा से बचने के लिए लोग अब सीधे टीका केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हम एक बार तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए, जिन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यहाँ पर लिस्टिंग किया गया है, यानी लिस्टिंग के आधार पर ये यहाँ पर कतार लगाए गए हैं और लोग अपना अपना नाम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक बेहद अच्छी पहल है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका नाम यहाँ पर नोटिस बोर्ड में चिपका दिया गया है और लोग आसानी से आते हैं और नाम देखने के बाद कतार में लग जाते हैं, पर्चा कटवाते हैं, फिर वैक्सीन लेते हैं। तो एक अच्छी पहल है राजधानी पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की। और अपील लोगों से हम यही कर रहे हैं न्यूज 18 की तरफ से कि अगर आप टीका लेना चाहते हैं तो जो सिस्टमेटिक तरीका है, यानी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको स्लॉट मिलेगा, तब आप उन केंद्रों पर जरूर पहुंचे। क्योंकि आज से जिलाधिकारी ने लोगों से अपील भी की है और व्यवस्था भी की है कि राजधानी पटना के 5 केंद्रों पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। ऐसे में कोई छूट ना जाए, कोई देर ना हो जाए।
तो ऐसे में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जरूरत है आप टीका जरूर लें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। कैमरामैन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तत्परता के चलते ही कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने एनएचएम कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की। कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे किस तरह से राहत की सांस ले रहे हैं या अभी अलर्ट पर हैं, हम सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से ही। क्या कहेंगे? धीरे धीरे आंकड़ों में तो गिरावट देखी गई है, मौत का आंकड़ा हो या फिर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो, उसमें कमी आई है। अब किस तरह से आप लोग तैयारी? नहीं, देखिए, हमारे लिए संतोष का विषय जरूर हो सकता है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़े में कमी आई है। कुल एक्टिव केस जहां 1,15,000 तक पहुंच गए थे, वो घट के 1,02,000 पे आ गया है। पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ के 16% तक चला गया था, वह 9.91% पे आ गया है। संकट का समय है और निश्चित रूप से इसमें आप सब लोगों की बड़ी भागीदारी है और आप लोग सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही उदारता के साथ, सहानुभूति के साथ आपकी जो मांग है, उन मांगों में जो यथासंभव मांग हो, मुख्यमंत्री जी से स्वीकृति लेके उसको हम लोग पूरा करने का काम करें। हड़ताल पर ना जाएं, यह मेरा उनसे निवेदन होगा। काम करें और सरकार को भी उनकी जो चिंता करनी है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे सब ठप पड़ गए हैं। तमाम बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लग गए हैं। शादी ब्याह में नाच गाने और डीजे ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर डांसरों और उनसे जुड़े कलाकारों पर पड़ा है। हजारों कलाकारों के सामने भूखमरी की स्थिति है, लेकिन उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। थम गए ठुमके, गुम हो गई घुंघरू की धुन, नाच गाने पर लगा लॉकडाउन, डांसरों की छिन गई रोजी रोटी, नहीं मिल रही कोई मदद। लॉकडाउन लगा दिया है, यही हमारा खाने का जरिया है। नाच गा के अपना लगन करके हम लोग अपना पूरा करते हैं। बहुत स्थिति खराब है, न साटा बीरा मिला न नाच गाना हो रहा। हम लोग को खाने पीने पे आपत्ति। अपना मकान तो है नहीं, भाड़े पे, भाड़ा देने लायक नहीं है, तो खाएंगे कहाँ से? कोई तो सुनो नर्तकियों का दर्द। की सबसे बड़ी डांसर मंडी मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में सन्नाटा पसरा हुआ है। नाच गाकर लोगों का मनोरंजन कर जीवन यापन करने वाले डांसरों और कलाकारों के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में रह रही नर्तकियों के दर्द को करीब से जानने की कोशिश की। कोरोना लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे सब ठप पड़ गए हैं। तमाम बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लग गई है। शादी ब्याह में नाच गाने और डीजे ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध लग गया है। इसका सबसे ज्यादा असर डांसरों और उनसे जुड़े कलाकारों पर पड़ा है। यही वजह है कि बिहार की सबसे बड़ी डांसर मंडी मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में सन्नाटा पसरा हुआ है। नाच गाकर लोगों का मनोरंजन कर जीवन यापन करने वाले डांसरों और कलाकारों के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। ये मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान है। ये वो जगह है जहां लगने के मौसम में पैर रखने की भी जगह बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस बार इस इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में बिहार की सबसे अच्छी नर्तकियां हुआ करती हैं, जिनकी मांग शादी ब्याह के मौके पर पूरे बिहार में होती थी। यहाँ तक कि यहाँ की नर्तकियों की बिहार के बाहर भी जबरदस्त डिमांड रहती थी। यहाँ की नर्तकियाँ नाच गाकर खूब कमाई करती थी। पिछले 2 सालों से इन नर्तकियों को फाका कसी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार लॉकडाउन के चलते इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना ने पिछले 2 साल से हमेशा गुलजार रहने वाले इलाके की नर्तकियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। हम उस वक्त पहुंचे हुए मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान पे, और यहाँ पे कई सारी कलाकार हैं जो इस वक्त, चूंकि लगन का टाइम और इस वक्त उनकी बुकिंग जबरदस्त होती है, बिहार के कई जगहों पर जाकर वो नाच गाना गाते हैं और
इस दौरान उन्हें पैसा भी मिलता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान जब शादी ब्याह में काफी कड़ाई कर दी गई है, तो वैसे में इन नर्तकियों के सामने भी बड़ी समस्या हो गई है। इस वक्त जब लॉकडाउन नहीं लगा रहता था, हर बार लगन के टाइम में क्या स्थिति रहती थी, कितना डिमांड रहता था आप लोग का? हम लोग का नाच गाना होता था, शादी ब्याह में भी जाते थे, प्रोग्राम साटा वगैरह भी लिखाता था। अभी इस लॉकडाउन के कारण हम लोग का बहुत बुरा हाल है, बहुत स्थिति खराब है। न साटा बीरा मिला, न नाच गाना हो रहा। हम लोग को खाने पीने पे आपत्ति, अपना मकान तो है नहीं, भाड़ा देने लायक नहीं है, तो खाएंगे कहाँ से? कहीं नहीं जा पा रही है। कहीं जा पाने की दूर की बात, यहाँ पे खड़ा होने नहीं देता। प्रशासन इतनी गंदी गंदी गाली बकता है, जितनी बाई जी है सबको बाहर बैठना दुश्वार है। दाई नौकर को मारता है, गरीब को अत्याचार करता है। हम इतने चाहते हैं ये लॉकडाउन खत्म करवाइए और जितने गरीब हैं उनको जीने का मौका दीजिए। जो कहानी राधा की है वही कहानी पुष्पा की भी है। साधना भी घर के बाहर उदास बैठी थी। आज उसके घर पर ना संजीदे हैं और ना ही ढोलक की थाप सुनाई पड़ती है। जिस लगने का इंतजार सालों भर रहता है, उस लगने के टाइम में यूं घर में उदास बैठना पड़ेगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। बड़ी परेशानी इस बात की है कि तंग हाली में घर कैसे चलेगा, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। किसी को 30-40 मिल जाता था, अभी अगली साल भी ऐसे ही कर दिया, इस साल भी ऐसे ही कर दिया, तो इंसान क्या जिएगा और क्या मरेगा? कहाँ से खाएंगे, कैसे करेंगे? अभी घर तो हमको राशन देगा नहीं, रूम मालिक भी कब तक सब्र करेगा? किराया तो लेगा ना अपना, ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ आप फ्री में रहो। बिजली बिल भी आ रहा है, पहले तो कम आता था, अब तो और ज्यादा कर दिया बिजली बिल। कहाँ से लाएं? बच्चे हमारे छोटे छोटे, क्या करें उनका? इस दर्द को कैसे बयां करें? इस नर्तकियों के पास भी इसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप लोग को बहुत समस्या आ रहा है, लेकिन इस मौके पर क्या आप 2 लाइन कुछ भी ऐसा गुनगुनाना चाहती हैं जिससे आपका दर्द निकल सके? क्या बोले, इस स्थिति में तो नहीं हम लोग के पास, मतलब गाने के लिए क्या उस्ताद, कस्टमर ही नहीं, तो हम लोग के उस्ताद क्या गाएंगे और गाना क्या गाएं हम? इस मार्क्स में हम आपको 2 लाइन गाना सुना। हम गम ज़दा है, लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। कोई साहिर नहीं जो जिंदगी के गम को यूं बयां कर सके, यहाँ तो घुट घुट कर जिंदगी के जहर को पीना पड़ता है। जो जानकारियां मिली वो वाकई इनके हिसाब से चिंता वाली बात थी, लेकिन सरकार ने कोई भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। शायद उसका असर भले ही इन नर्तकियों को क्यों न उठाना पड़े। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मुजफ्फरपुर। अरवल जिले के जनकपुर धाम में नर्तकियों का करीब 200 परिवार पिछले 30 सालों से रह रहा है। लॉकडाउन के कारण यहां भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। शासन प्रशासन की ओर से इनके लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शहर के रिहायशी इलाके में ये रेड लाइट बसा है, जहां पर लगातार जो है लॉकडाउन लगाए जाने के बाद नर्तकियों की क्या स्थिति है, समाज का एक अंग होते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हम एक खबर के माध्यम से एक कमरे में घुस रहे हैं और उसके बाद जानकारी लेंगे कि इनकी क्या स्थिति रही है। ये जो कमरे हैं वो रेड लाइट एरिया का घर है, जहां नर्तकियों का जो है नाच गान कर पेशा करती थी। ये जो बैठे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या इनके साथ लॉकडाउन लगाए जाने के बाद रही है, उनकी समस्या के जानना चाहेंगे। बोलिए क्या मैडम, क्या समस्या रहा है? समस्या है कि लॉकडाउन लगा है और अगला साल भी लगा था। हम लोग प्रोग्राम करने वाला आदमी है, सिंगर का काम हम भी करते हैं। हमारा 10 गो बाल बच्चा है, 20 गो। मान लीजिए कि लॉकडाउन आपको अगला साल भी लगा, इनकी साल भी लगा, हम लोग का प्रोग्राम नहीं हुआ और हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा अभी तक कि आप लोग का क्या समस्या है, क्या नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग को उषा दीदी है हमारे मोहल्ला टोला में, वो बेचारी हम लोग को चावल दाल आलू प्याज वो हम लोग को दिया और हम लोग कुछ दिन तक खाएं। सर हमारे यहाँ तो यही समस्या कि हम लोग सारा परिवार ऐसी तरह से भूखे मर रहे हैं, क्या करें। अब उसी में थोड़ा बहुत सभी को एडजस्ट करके हम लोग मिला के चलते हैं। अब कैसे न मिला के चले। हम लोग भी बाल बच्चा बाहर रहने वाला थे, हम लोग भी बाल बच्चा बाहर से इधर चला है, कोई खाने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है। जी कुछ नहीं, राशन वगैरह नहीं सर? नहीं, राशन भी नहीं मिलता है। मेन बात है कि दुकान दौरी भी है वो भी बंद है सर। और लॉकडाउन में इनकी स्थिति जो बता रहे हैं पूरी तरह से भयावह है। कल तक जो है इस स्थिति में जो है शहर का जनकपुर धाम लगातार स्थिति यहाँ ग्राहकों का गुलजार नाच गान पेशा कर
करीब 40 से अधिक लगभग 200 से अधिक नर्तकियों का रहना यहाँ होता है, जहां इनका मुख्य पेशा नाच गान होता है। हालांकि जो लॉकडाउन लगाई गई है स्थिति, जैसा इन्होंने बताया है, पूरी तरह से परिवार के साथ भूखमरी की स्थिति है। जिला प्रशासन की ओर से न इन्हें राशन मुहैया कराई जा रही है, न ही किसी ने इनकी खोज खबर की है। स्थिति भयावह होने के कारण भूखमरी के कगार पर पहुंचे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18, अरवल। लॉकडाउन ने मनोरंजन व्यवसाय को ध्वस्त कर दिया है। डीजे और ऑर्केस्ट्रा से जुड़े लोग बेकार हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है और सबसे ज्यादा परेशानी उन लड़कियों को है जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं। शादी विवाह के मौके पर ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ नाच गाने का भी प्रचलन है। पश्चिम चंपारण जिले में बारात लगाने से लेकर द्वार पूजाई तक में लोग ऑर्केस्ट्रा और डीजे के धुन पर थिरकते देखे जाते हैं। यही वजह है कि जिले में कई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी हैं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पर संकट खड़ा हो गया है। पिछले 2 साल से ये धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। इनकी बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है, जिसके कारण इनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के मुताबिक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां बंगाल से आती हैं, जिन्हें पहले ही पैसा देना पड़ता है, लेकिन काम नहीं होने से वो कर्ज के बोझ के तले दब गए हैं। स्टाफों को खिला रहे हैं, 2 साल से खिला रहे हैं। उसके बाद में जैसे लगन चलना शुरू हुआ तब लॉकडाउन लग गया। अब फिर इस साल भी लगन जैसे चालू हुआ, इस साल भी लगन में लॉकडाउन लग गया। क्या स्थिति है? भूखमरी का कगार है, या तो बीमारी से मरे या कर्जा से मरे। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कर्जा वाला अपना कर्जा खोज रहा है और सरकार बोल रहा है बीमारी है, बीमारी से मरे या कर्जा से मरे, मरना तो ऐसे भी है। पश्चिम बंगाल से आने वाली इन लड़कियों की कमाई का एकमात्र जरिया नाच गाना ही है, जिसके जरिए वो अपने घर का खर्च उठाती हैं। बेतिया से जब बंगाल पैसा जाता है तब इनके घर पर चूल्हा चलता है। लेकिन जब से ऑर्केस्ट्रा मालिकों पर आर्थिक संकट गहराया है, तब से उनके सामने भी रोजी रोटी की मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं। काम हो ही नहीं रहा है, मालिक कैसे खिला रहे हैं? मालिक से हम लोग एडवांस पैसा लिए हैं, अब मालिक के पैसा नहीं देंगे तो हम लोग कैसे घर जाएंगे? वो भी तो हम लोग को दिया है मजबूरी में पैसा। अब हम लोग को मजबूरी हो गया, हम लोग काम नहीं हो रहा है तो हम लोग इधर रह रहे। बंद हो रहा है, 2 साल से बैठे हैं, 2 साल से लॉकडाउन कर रहा है। कैसे रहेंगे हम लोग इधर? इतना प्रॉब्लम हो रहा है, खाना पीना नहीं हो रहा है, बच्चा है, बच्चा का दवाई पानी नहीं हो रहा है, हम लोग को नहीं हो रहा है, कैसे खाएंगे? सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम लोग को कम से कम अगर नाइट प्रोग्राम को नहीं सुविधा देंगे तो कम से कम द्वार पूजा परछावन को सुविधा दे, ताकि हम लोग जीत सकते हैं। एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ इनका संकट। ऐसे में इन लोगों को मदद की दरकार है ताकि जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चल सके। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड सरकार को रिलायंस फाउंडेशन और अनंत अंबानी ने 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये जानकारी उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए दी। सीएम रावत ने लिखा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संघर्ष की इस घड़ी में सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।